इनफैक्ट गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज 4 बजे हम सब फिर दोबारा मिल रहे हैं और आज पैन बहुत खुश है। तो आज पैन बहुत बहुत खुश है और वो गुनगुनाता हुआ घर आया है। ठीक है, तो पैन खुश है, गुनगुनाता हुआ घर आया, माँ को देख के खूब मुस्काया है ना। और माँ को उसने ये बतलाया कि मैं रंगों के नाम सीख कर आया हूँ। मैं रंगों के नाम सीख कर आया। मेरी मैम ने गाना गाकर रंगों का नाम मुझे सिखलाया। मैं भी घर में आपको गाकर सुनाऊंगा। आपको एक बहुत जरूरी माँ मैं बात बतलाऊंगा कि संगीत है बहुत जरूरी। संगीत है बहुत जरूरी। नाटक से भी समझ आती है बात पूरी। अब माँ ने सोचा कि क्लास में ऐसा क्या होता है जो पैन आज इतना मुस्कुरा रहा है। तो उसने कहा, मुझे क्लास में अब माँ अच्छा लगता है। तो पैन अब खुशी खुशी स्कूल जाता है। वो कहता है कि माँ अब मुझे क्लास में अच्छा लगता है। मुझसे बेहतर ये बात कौन समझ सकता है। पहले तो डर जाता था, थोड़ा सा मैं सहम जाता था। अब तो मैं खूब गीत गाता हूँ, खूब गुनगुनाता हूँ। अपने दोस्तों के साथ बैठकर मैं नाटक करता हूँ, नाटक के बारे में बात करता हूँ। कभी ड्रॉ करके बैकड्रॉप बनाता हूँ और कभी गाना गा के सामने खड़ा हो जाता हूँ। लेकिन माँ, मुझे स्कूल में अब अच्छा लगता है। तो यही बात करने के लिए मीरा जी आज हमारे साथ जुड़ी हैं। मीरा जी को इंट्रोड्यूस फॉर्मली करने से पहले मैं ये बात जरूर बताऊं कि जो भी मैंने उनसे बात करी, जब मैंने इनके बारे में सुना तो मुझे बड़ा मन करा कि हम दोनों मिलकर, कभी कभी तो मैं सिर्फ क्वेश्चंस पूछती हूँ बट आज हम दोनों मिलकर बात करेंगे क्योंकि एक बहुत खूबसूरत टीम है जो स्क्वायर पांडा की बढ़ रही है। सो मीरा मैम, अ वेरी वार्म वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सोनिया मैम। मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट ये जो टॉपिक है वैसे भी मेरे दिल के बहुत करीब है। तो मुझे आज रियली और आपकी ये पोएम सुन के और भी मजा आया, बिकॉज मैं अपने आप से खुद से कनेक्ट करती हूँ ये। और मेरे पास जितने बच्चे पढ़ के गए हैं, क्योंकि मैंने अपना करियर स्टार्ट ही किया था एज अ टीचर और फिर आगे बढ़े काफी, लेकिन वो दिन जब याद आते हैं तो आप ट्रांसपोर्टेड मी बैक टू माय स्कूल डेज, जब मेरे पास बच्चे और ऐसे ही आके खड़े होते थे। और ये कहानी मेरे करण की भी है जो मैं आपको बाद में बताऊंगी, जैसे जैसे हम हाँ जी, आगे। इनफैक्ट मैं चाह रही थी कि आप, जैसे आपने इंट्रोड्यूस किया, आपने मुझे ये बताया कि आपने अपना काम पहले संगीत के साथ शुरू किया था, यू बिल्कुल। लाइक टुवर्ड्स म्यूजिक। तो जब आप क्लास में गए, आई वुड लाइक यू टू थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बताइए कि जब आप क्लास में गए थे, आपने इस छोटे से करण को देखा था, तो आपने उसके लिए क्या किया और ये जर्नी कैसे शुरू हुई। ये करण, आई थिंक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके नाम मुझे याद हैं, लेकिन करण इसलिए याद है क्योंकि उसे जब हम अल्फाबेट सिखाते हैं, उनके फोनेटिक साउंड्स के साथ सिखाते हैं, तो उसको थोड़ी दिक्कत आ रही थी, मुश्किल आ रही थी। और जब भी स्कूल में मैंने, आई थिंक जब मैं फोर्थ लेटर तक पहुंची और जब हम रिवाइज करते हैं, तो जैसे LTIF तक जब हम पहुंचे तो उसका साउंड भी वो बोलता था। ओके करण, व्हाट इज दिस? बिग L स्मॉल L, L says L, big T small T says T, big I small I says T। वो ऐसे ही बोल ही नहीं पाता था। वो हर लेटर पर साउंड करके बोलता था। मुझे बहुत चिंता हुई, तो मैंने सोचा कि कुछ इसको, बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी तो नहीं है। लेकिन मुझे लगा कि स्पेशल एजुकेटर के पास जाने से पहले मैं उसकी मम्मी से बात करूं, क्योंकि बहुत जल्दी हम लेबल कर देंगे फिर बच्चे को। तो उसकी जब मम्मी आई और उसकी मम्मी ने फिर अगले दिन मुझे वीडियो दिखाया जो कि वो बना के रखती थी, अ वेरी कमिटेड मदर। फिर मुझे शायद लगा कि शायद बच्चे को कुछ परफॉर्मेंस प्रेशर फील होता है, क्लास में नर्वस हो जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी क्लास है, 36 बच्चे हैं। और इंडिविजुअल अटेंशन आप जैसे जानते हो, हम लोग भी, दो टीचर्स होती थी क्लास में। तो हमने उसी दिन से डिसाइड किया कि हमने नॉर्मल वे में पढ़ाना ही नहीं बच्चों को, और हम गाना गा के ही कराएंगे। तो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज थी, क्योंकि मैं म्यूजिक भी कराती थी पूरे स्कूल को।
हमारा एक कॉमन एरिया था, रोज मॉर्निंग में पहले हम म्यूजिक ही कराते थे बच्चों को, सॉन्ग्स कराते थे, तो वहां से एक गाने का इजाद हुआ। क्योंकि गाने में हम लोग बच्चों को इतना नहीं करा पाते थे, तो ल ही निकलता था, जिससे कि बच्चे थोड़ा सा हिल डुल के करें। तो वहां से एक गाना शुरू हुआ, डू यू नो द लेटर एल, द लेटर एल, द लेटर एल, डू यू नो द लेटर एल, एल सेज have you seen the lion, the lion, the lion, have you seen the lion, L says तो यहाँ से और बहुत सारे जो बाकी अल्फाबेट लेटर्स के भी हम सॉन्ग्स बनाते गए। मैंने उस बच्चे के अंदर बहुत चेंज देखा, और उस बच्चे में कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि जब बच्चे गाते हैं ना, तो उनको दीन दुनिया की कोई खबर नहीं होती, वो झूम झूम के ही गाते हैं। तो वो मेरे लिए एक बहुत इम्पैक्टफुल स्टोरी थी, जहां से मैंने खुद भी सीखा कि मुझे क्लासरूम में आर्ट को किसी भी फॉर्म में लेके आना है, इंटीग्रेट करना है, वहीं से बच्चों की लर्निंग बेटर। मैम, आप जब स्कूल्स में जाती हैं या आप टीचर से मिलती हैं, तो जब आप आर्ट इंटीग्रेशन की बात करती हैं, तो आप नॉर्मली क्या रिएक्शन देखती हैं टीचर्स का? मैम, हम तो गा नहीं सकते हैं, हमारी तो आवाज अच्छी नहीं है, आपका तो आवाज अच्छा है, हमने तो थिएटर नहीं किया है, हमें एक्ट नहीं करना आता, हम कुछ एक्ट करके बताना चाहते हैं। तो तभी मैं उनको एक ही चीज बोलती हूँ, म्यूजिक गाने का मतलब ये नहीं है कि आपकी आवाज अच्छी होनी चाहिए। आप जैसे मेरे ही घर में एग्जाम्पल है, हमारे घर में 3 लोग हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं। एक मेंबर है हमारे हमारे अपनी फैमिली में जिनकी आवाज अच्छी नहीं है, लेकिन वो गाते हैं। तो मैंने उनको एक बार वैसे ही कई साल पहले पूछा कि आप गाते तो हो, लेकिन आपका सुर तो इतना अच्छा नहीं है, आपको समझ नहीं आता कि आप सुर में नहीं गाते हो, तो आप क्यों गाते हो, ऐसा गाते हो? He says, मुझे अच्छा लगता है, मेरे दिल को अच्छा लगता है जब मैं गाता हूँ। मुझे नहीं मालूम है कि मैं सुर में गा रहा हूँ कि नहीं गा रहा हूँ, लेकिन मुझे वो जो ट्यून है वही अच्छी लगती है। इसी तरीके से आज के दिन में काफी सारे ऐसे मेरे एटलीस्ट जो कनेक्शन में टीचर्स हैं और जिनके साथ मैंने फिर काम किया है इतने साल, उन्होंने इस चीज को जरूर रियलाइज किया है कि अगर मैं कोई चैप्टर ही पढ़ रही हूँ क्लास में, से फॉर एग्जांपल, एक बार ना ये बहुत बड़ा शेर रहता था, वही चीज अगर मैं इस तरीके से बोलूंगी ना, चैप्टर पढ़ूंगी, एक बार ना जंगल में एक बहुत बड़ा शेर रहता था, कितना डिफरेंस है। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाने वाली हूँ मैम। बहुत साल पहले मैं एनसीईआरटी के ऑफिस में गई थी और मैंने एक किताब खरीदी थी। यस। इसमें लिखा था आर्ट असेसमेंट एंड इंटीग्रेशन। यस। तो मैं अभी इसको खोल के देख रही थी। ये 2008 की प्रिंट है, अब 2022 है। तो ऐसा नहीं है कि आर्ट को सीबीएसई या आईसीएसई या एनसीईआरटी ने कभी इम्पोर्टेंस। बिल्कुल। जब एनईपी निकला है तो उसके बाद शायद बहुत सारे लोगों ने इस बारे में बात करना शुरू किया है, सीरियसली लेना शुरू किया है, क्योंकि वो रियलाइज करते थे, स्पेशली जब ये लॉकडाउन हुआ तो हमने बहुत सारा रिएक्शंस देखे, मेंटल रिएक्शंस, फिजिकल रिएक्शंस बच्चों के। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च देखी गई कि वो लेफ्ट एंड राइट ब्रेन का बैलेंस जो हम बात करते हैं, ये नॉर्मली स्कूल की जो गतिविधियां होती हैं, एक्टिविटीज होती हैं, वो सारी लेफ्ट ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए होती हैं, लॉजिकल थिंकिंग सब कुछ। लेकिन वो जो बेचारा दूसरा साइड रह जाता है, उसका क्या? बिल्कुल सही आपने बोला। सो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मेरा मैथ्स बहुत अच्छा नहीं था, मेरा म्यूजिक बहुत अच्छा था। तो उस समय जब मैं उस समय की बात कर रही हूँ, जब मैं खुद अभी 7th 8th में थी और मेरे फादर मुझे पढ़ाते थे, उन्होंने मुझसे एक बात बड़ी उस समय बोली, और उस समय अभी इस चीज पे रिसर्च भी नहीं हुआ था, कोई इंटरनेट नहीं था, हम लोग ज्यादा से ज्यादा लाइब्रेरी में जाके बुक्स पढ़ सकते थे। मेरे फादर ने मुझे बहुत चीज ऐसी बोली जो मुझे हिट की, और उसने मुझे बहुत हेल्प किया मेरे मैथ में। मेरे फादर ने बोला, सारे सब्जेक्ट्स में रिदम है, मैथ में एक रिदम है, अगर तुम उस रिदम को म्यूजिक की तरह पकड़ लोगे ना बेटा, तो तुम्हारे को मैथ बड़ी इजीली आ जाएगा। उन्होंने मुझे स्टार्ट कराया स्टैटिस्टिक्स। जब मुझे स्टैटिस्टिक्स का समझ आने लग गया, इवेंचुअली स्टैटिस्टिक्स क्या करेगा, आपको एल्गोरिदम में, कोडिंग में लेके जाएगा।
सो मैं वहां तक तो खैर नहीं, क्योंकि मैं टेक्निकल साइड में नहीं गई, मैं आर्ट की तरफ ही रही। लेकिन मुझे 9th 10th में इस बात ने बहुत हेल्प किया कि हर सब्जेक्ट में रिदम है। आपको बताऊं, मुझे अपने एक्सपीरियंस से याद है, और मेरे बहुत सारे बच्चों को जिनको भी मैंने पढ़ाया, मैं उनको बोलती थी हिस्ट्री नहीं याद होती ना, फैक्ट्स को ना नाम्स नेम्स के साथ, या जो आप किसी टेम्पल के बारे में पढ़ रहे हो उसका एक सॉन्ग बना लो, उसके साथ कनेक्ट करते जाओ। जरूरी नहीं है कि आपको उसको बिल्कुल सुर में गाना है, रिदम बना लो उसका। सो उस तरीके से बहुत सारे बच्चों ने बेनिफिट किया है। तो हमको इस चीज को हमेशा याद करना है कि अगर मेरा लॉजिकल ब्रेन, लॉजिकल साइड, उसको मुझे डेवलप करना है, जब तक मैं अपने राइट ब्रेन को डेवलप नहीं करूंगी, creativity comes from the right side. And what is all that we are doing these days, all about creativity. So develop your creativity and you see you can कहाँ से कहाँ हम पहुंच जाएंगे अपने बच्चों को लेके। उसी से कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है बच्चों में। बहुत अच्छा मैम, आप हमसे हमारे साथ कोई भी एक बहुत अच्छा सा कोई गाना जो आपका बड़ा फेवरेट हो, जो आप बच्चों के साथ गाती थी, तो हम अगर आप नोटिस करेंगे कि हम हर जो हमारे स्पीकर होते हैं, तो हमने आपका बड़ा सुंदर सा एक बैकड्रॉप बनाया है जो आपको बिल्कुल दर्शाता आई है। नो। हाँ मुझे मुझे पाइप पाइपर ही बोलते थे जब मैं। हाँ, तो आप जरा हमें एक दफा कुछ बहुत सुंदर सा गा के जरूर बताएं। जरूर। ये मेरा बहुत फेवरेट सॉन्ग है। और जब स्पेशली आप जानते हैं, जब छोटे छोटे बच्चे स्कूल में आते हैं, तो एज हेड ऑफ द स्कूल आपको बहुत इन्वेस्ट करना पड़ता है और आपको उन बच्चों को सेटल करना पड़ता है। टीचर्स भी बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन हमने एक अपना ना गाना बड़ा स्वीट बनाया, और बच्चों के साथ जब वो गाना शुरू किया तो हमें इतना अच्छा फीडबैक मिला कि बच्चे उस गाने के कारण स्कूल में आना चाहते हैं। जो बच्चे जो बच्चे क्रैंकी बच्चे थे, तो वो गाना ऐसा था, और हिंदी इंग्लिश दोनों में था। तो वो गाना ऐसा है, हैप्पी डे, इट्स अ हैप्पी डे, द सन इज शाइनिंग ब्राइट एंड गे, हैप्पी डे, इट्स अ हैप्पी डे, ऑल डे लॉन्ग वी कैन डांस एंड प्ले, सूरज निकला हुआ सवेरा, चारों ओर है उजियारा, फूल खिले चिड़िया चहके, जाग उठा है जग सारा, प्यारा दिन ये है प्यारा दिन, देखो कितना प्यारा दिन, प्यारा दिन ये है प्यारा दिन, आओ नाच गाए सब मिल, आओ नाच गाए सब मिल। दिस बहुत इज अ फेवरेट सॉन्ग विद आज भी बच्चे गाते हैं। मैं निकल चुकी हूँ वहां से, इतने साल हो गए, लेकिन टीचर्स अभी भी, मेरी कलीग्स, एक्स कलीग्स बोलते हैं कि ये गाना अभी भी एवरग्रीन है। हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल। तो चलिए अभी हम एक काम करते हैं, जो पैन ने की टीचर ने गाना सुनाया, हम सबको मिलकर सुनाते हैं, है ना? तो चलो, ऑल्सो एक जब हम आर्ट इंटीग्रेशन और हम आर्ट और म्यूजिक की बात कर रहे हैं, तो ऐसा कहा जाता है मैम कि इंडिया की जो इतनी सरल फोक म्यूजिक है, आर्ट है, उसको, कला को हमको अपने वातावरण में और अपनी कक्षा में लेकर आना है। तो मैंने सोचा, जैसे मैं आज पैन से बात कर रही थी, पैन मुझे बता रहा था कि मेरे टीचर ने कौन सा गाना सिखाया, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो टीचर वाला गाना जरूर। सुना सकूं, है ना? तो देखो, रंगों की देखो रेल है आई, रेल है आई, रेल है आई, अपने साथ रंगों को लाई, रंगों को लाई, क्या लाई? रंगों को लाई। और फोक का ये बहुत ब्यूटीफुल एक रिदम होता है कि आप बीच में कुछ कुछ ऐड कर सकते कर हैं, सकते हैं, बहुत ज्यादा तंग बिल्कुल। होने की जरूरत नहीं होती। तो ये एक बड़ी सादगी की चीज है। तो लाल देखो देखो आया, अपने साथ किसको है लाया, किसको लाया? किसको लाया, किसको लाया। तो आप उसको एक नुक्कड़ नाटक के उसमें, या आप सिंपल गाना में, देखो टमाटर देखो पीछे आया, सेब भी अपने साथ वो लाया, हाँ, पीला पीला देखो आया अपने साथ। आपको पूछना है मैम, अपने साथ किसको लाया, ठीक ओके। है? ओके, तो पीछे देखो पीला आया, अपने, अपने साथ है किसको लाया? देखो ध्यान से देखो, पीला पीला केला आया,
पीला पीला केला आया, छोटा सा एक गेंदा आया, छोटा सा एक गेंदा आया, अब देखो कौन है आया, अब देखो कौन है आया, देखो देखो नीला आया। अपने साथ साथ है किसको लाया? ध्यान से देखो, कौन है आया, कौन है आया, कौन है आया। इंक की देखो बॉटल लाया, इंक की देखो बॉटल लाया, स्केच पेन भी अपने साथ वो लाया, साथ वो लाया, साथ। तो दीज आर कॉमन थिंग्स। तो आप बच्चों को, बिल्कुल। अगर बच्चे इसको इन्वॉल्व होते हैं तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हाँ ये गाना बच्चा गा सकता है। अब देखो हरा आया, हरा आया, अपने साथ है किसको लाया? हरा हरा पत्ता आया, हरा हरा पत्ता आया, अपने साथ खट्टी खट्टी हरी हरी कैरी को लाया, क्योंकि अब कैरी का मौसम आ रहा है। तो ऐसे करते 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 हम जुड़ते चले जाते हैं। देखना, सुनना, एक्साइटमेंट, ये सारे जो एक्सप्रेशन, आपका नाटक आ गया, आपका म्यूजिक आ गया। तो देखो आप पैन बड़ा खुश है, पैन टीचर ने एक बहुत ब्यूटीफुल काम किया। तो मैंने सोचा जो मैंने पैन से सीखा वो मैं आपको जरूर सुनाऊं, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत मजा। इसी देखिए, इसी से मैंने भी कुछ सीख लिया आपसे, है ना। और इससे मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं, मैं आगे इसको सिखा सकती हूँ। मुझे याद है कि मैंने एक वर्कशॉप अटेंड की थी। उसमें जिन्होंने वर्कशॉप ली थी, हमारी बहुत स्वीट थी वो, डेजी मलिक है उनका नाम, भी दिल्ली में रहती हैं। उन्होंने एक हमें सॉन्ग सिखाया था पोएम फॉर्म में। मैम आप थोड़ा रिपीट करेंगे, आपने क्या बोला? हाँ, तो हमने जब एक वर्कशॉप अटेंड की थी, डेजी मलिक थी, उन्होंने ये वर्कशॉप ली थी हमारी, और उन्होंने एक हमको बच्चों के लिए एक पोएम सिखाई थी। है तो बड़ी सिंपल, लाइक कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें कुछ सही चीज नहीं भी होती है, लेकिन बच्चों के लिए मजे के लिए होती है वो। और ऐसा नहीं कि सीखते नहीं, तो वो ऐसी थी। एक हाथी, इतना बड़ा, इतना मोटा, वो तो यूं यूं चलता, वो तो यूं यूं चलता, उसके हाथ भी नहीं, उसके पैर भी नहीं, पर बच्चों, उसके पास ऐसा क्या खास है? तो बच्चे बोलेंगे, नाक, बिल्कुल, उसकी इतनी लंबी नाक। अब इससे क्या सीखा बच्चों ने? थोड़ा साइज के बारे में सीख लिया। उसमें सिर्फ एक पोएम में कुछ कुछ चीजें बच्चे ऐसे ही सीख लेते हैं। हम जैसे हम रेन वॉक के लिए बच्चों को लेके जाते थे। रेन वॉक में बच्चे क्या सीखते थे? ड्राई एंड वेट का कॉन्सेप्ट सीख लेते थे। दिस इज ड्राई, दिस ऑल्सो आई थिंक मीनू मैम, जो मुझे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हद तक ये सब हमारे क्लासेस में एग्जिस्टेंट है। है। बिल्कुल, मैं मानती हूँ, बिल्कुल। क्लासेस में आर्ट है, हमारे क्लासेस में। हम सिर्फ इसको कॉन्शियसली अगर जोड़ें चीजों से, हम्म, शायद इसलिए थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। अगर हम कॉन्शियसली कहें कि हाँ थोड़ा सा इस म्यूजिक को के साथ हम ये कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, तो कई दफा मैं बच्चों को देखती हूँ मैम कि वो ब्लाइंडली कहानी बोलते हैं या बिना समझे हम्म, गाते हैं। तो कभी कभी उसको देख के मुझे तकलीफ होती है कि ठीक है रिदम बहुत अच्छा है, लेकिन टीचर सालों साल वही गाना सिखाएंगी, हम्म, हाँ उसमें कोई बदलाव करे वे तो हम्म। भी ठीक है। लेकिन कई दफा आप ऐसे गाने भी सुनाते हैं क्लास में जो बिल्कुल आउटडेटेड हो गए। हाँ मतलब आउटडेटेड से ज्यादा आप उसमें कुछ तो ऐड कर सकते हैं। आपके पास बीट आ गई, आपके बिल्कुल, पास रिदम आ गया, अब उसमें कुछ शब्द तो जोड़े जाते हैं ना। तो बिल्कुल। कहते थे मेरा मैम, जब मैं काम करती हूँ तो 8 की बीट होती है, हम्म, इट्स अ क्लैप एंड अ क्लिक। यस। क्लैप और क्लिक को यूज करते हैं और हम 2-3 गाने में एक गाती हूँ, फिर आप कोई भी पिकअप एनी राइम। अच्छा, ठीक है। तो मैं वो राइम्स उठा रही हूँ जो बहुत कॉमन मैं सुनती हूँ। हम्म, तो हम्म। मैं जरूरी नहीं कि सिर्फ हिंदी की उठाऊं, बट लेट्स जस्ट डू बीट्स। आउट इन द गार्डन ईच फाइन डे, with my ball I like to play, हाथी राजा बहुत बड़े, सूंड हिलाकर कहाँ हाँ, चले।
जब आप रिदम करते हैं तो उसमें 8 की बीट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप इस रिदम को अगर फॉलो करते हैं तो आप कोई भी गाना सेट कर सकते हैं। बिल्कुल करिए, उसको थोड़ा आहिस्ता करिए। और एक चीज है मेरा मैम, जो जिसको कहते हैं पिच, बिल्कुल अगर हम इन चीजों को गौर करें, रिदम क्या है, पिच क्या है, तो क्या आपको नहीं लगता कि वही पुराने गानों में हम कुछ नया जोड़ के चल सकते हैं? बिल्कुल। जैसे मैंने आपको बोला कि एक मॉड्यूलेशन होती है, राइट? और इम्प्रोवाइजेशन इसे ही बोलते हैं। तो जैसे मैं आपको बताती हूँ कि हम क्या करते होते थे, और एक ट्रेनिंग वर्कशॉप जो मैंने ली थी, टीचर्स बोलते थे कि सर्कल टाइम में हम सब वही करते हैं, एक ही चीज करते हैं जनरली। तब वहां से इजाद हुआ कि आप जब सर्कल टाइम में बैठते हैं, कोई एक टॉपिक ले लो, उसी टॉपिक के अराउंड आप मैथ, साइंस, जो आजकल स्टेम जैसे हम बोलते हैं, राइट, स्ट्रीम, तो उसी को आप डेवलप करो। अब फॉर एग्जाम्पल हमने एक स्टोरी कोई हमने ये डिसाइड किया, ओके, टीचर्स को मैंने बोला कि आपने क्लास असेंबली करनी, राइट? आप कौन सा एक गाना पकड़ सकते हैं जिसके ऊपर आप कोई भी किसी सीजन के ऊपर आप गाना बना सकते हैं। तो एक गाना मैंने उनको दिया, साइलेंट नाइट। सो उसके ऊपर फिर बच्चों ने क्या गाना बनाया, क्योंकि बच्चे भी थे। Twinkling stars in the sky, see them up, oh so high, twinkling in the sky and the light, oh so bright, even on my hands. Twinkle, twinkle, all, twinkle, twinkle, all. उसी ट्यून को लेके उन्होंने, और मैंने उनको पूछा ये कौन से ऐसे स्टार्स हैं जो लैंड पर भी चमक रहे हैं। कहता मैम हम बच्चे How nice is that? बट बहुत खुशी है। और प्लांट्स पे कौन से ऐसे स्टार्स हैं? मैम आपने सुना नहीं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार लाइक अ डायमंड इन द स्टार इन द स्काई। तो मेरी मम्मी के हाथ में भी तो डायमंड है ना। हाँ, लवली लवली। तो तो जरा जैसे कनेक्टिविटी आप, है। हाँ बिल्कुल, एंड हाउ ब्यूटीफुल। और हमारे देश में तो मुझे लगता है हम जब हमने मैम पहले बहुत दिनों तक हम एक भाषा में ही अपने प्रोग्राम्स करते थे। तो हमने सोचा कि हम हिंदी में इसलिए भी करें क्योंकि बहुत हद तक मैं अगर कोई और भाषा इंडियन बोल सकती तो मैं उसमें भी करती। मैं सिर्फ ये 2 भाषाएं बोल पाती हूँ। अगर आई विश मैंने 10 20 30 बहुत भाषाएं सीखी होती। भाषाएं सीखी होती। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ, अभी मैं आंध्र प्रदेश गई थी। वहां पे मैं हैदराबाद से हूँ। तो वहां पे मैंने सोचा कि चलिए, जो टीचर्स आए थे विलेज से आए थे, तो मैंने उनको कहा कि मैं तेलुगु तो बोला करती थी कि चलो मैं कोशिश करती हूँ। तो हमारा एक गाना होता था, चुक चुक रे वस्तुंदी पक्कन पक्कन जरगंदी आगे नंगा एक्कंदी जो जो पापा एड़ू वद्दू। एंड आई रिमेम्बर्ड इट सो विजिली। इट सेज चुक चुक रेल आ रही है और हटो हटो, और बेबी डोंट क्राई, आप रो मत, आपको मैं रेल पे सैर कराता हूँ, लड्डू आपको खिलाता हूँ, दूध आपको पिलाता हूँ। और मुझे फिर मैंने वो 10 घंटे की ट्रेनिंग अपनी जो बेस्ट तेलुगु थी उसमें करी। तो मैं इसलिए सबको कहूंगी जो हमारे प्रोग्राम्स देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम इंग्लिश में, या हमें लगता है कि सिर्फ हिंदी। हम कहते हैं जो भी भाषा आपकी लोकल भाषा है, आप उसको उस खूबसूरती से करिए, मेक इट ब्यूटिफुल, ऑल द लैंग्वेजेस ऑफ योर रीजन। एंड दैट इज व्हाट एनईपी इज आल्सो टॉकिंग अबाउट। बाइलिंगुअल डजंट मीन कि आप इंग्लिश या हिंदी नहीं सिखाएंगे। इट मीन्स कि जो सबसे स्पोकन भाषा उस रीजन की होती है, whatever is the spoken language of that area, you do your basic activities, your singing, your music, your rhythms in that as well. I think that's the message which I get from NEP. It doesn't say कि this, Yes, it says skills, कि आप वो skills जिस भी तरीके में बढ़ा दें, it is good enough for the children. बिल्कुल। And rhythms are so important, है ना? आपकी बात बिल्कुल सही है, एंड आई कंप्लीटली एग्री। और ये जैसे मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ, एटीट्यूड होना चाहिए। स्किल्स तो हम अक्वायर कर सकते हैं, राइट? तो लैंग्वेज स्किल्स मुश्किल नहीं है। मैं अब जैसे यहाँ पे महाराष्ट्र में हूँ,
कुछ टाइम ऐसा था, बहुत थोड़ा सा टाइम ऐसा निकला जिसमें मैं बिजी रही हूँ काम में और थोड़ा फैमिली में। मेरी म्यूजिक टीचर जो थी वो मराठी थी, तो जब तक मैं उनसे सीखती थी तब तक उनके साथ मैं थोड़े थोड़े सेंटेंसेस मराठी बोलती, समझ तो मैं पूरा लेती हूँ, जो आसपास मेरे लोग यहाँ बोलते हैं मुझे पूरा समझ आता है। बोलने में अभी थोड़ा, क्योंकि कुछ लहजा ऐसा होता है। तो मेरे जो घर में लेडी आती है जो डोमेस्टिक हेल्प में, मुझे यही बोलती है, दीदी आप बोलते हो ना कि अपने सुर पे मत आप इतना ध्यान दो, जैसा गाते हो आप एंजॉय करो, आप अपने लहजे पर मत ध्यान दो, आप सीख लो बस, ये कुछ सेंटेंस मैं आपको हाँ सिखाऊंगी। तो मैं अब उससे कुछ कुछ सीख रही हूँ, तो आता है, लेकिन मैं उसको हमेशा बोलती हूँ थांबा थांबा, तो वो हंसती है बहुत कि रुक जाओ अभी हाँ जी, मैं तो सीख। मुझे ऐसा लगता है अमीना मैम कि जो ये एक हम नाटक की बात कर रहे हैं या संगीत की बात कर रहे हैं, तो जो भी सबसे कॉमन लैंग्वेज उस रीजन की है, क्योंकि जो इंडिया इंडिया का वास्टनेस डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है, मतलब हम भाषा तो क्या मैडम, लहजा बदल जाता है 100 किलोमीटर बाद, बिल्कुल बिल्कुल। बदल जाता है, सो हमारे लिए सीमित रहना पॉसिबल ही नहीं है। अब बिल्कुल बात सही है सोनिया मैम। अब जैसे मैं खुद ही जब स्कूल में पढ़ती थी, या जब मैं स्कूल्स के साथ जुड़ी थी, या जब स्कूल सेटअप किए उन लोगों के साथ ट्रेनिंग्स वर्कशॉप्स करते थे, मुझे याद है हम गिद्दा भी कराते थे बच्चों को, गर्ल्स गिद्दा भी करती थी, भंगड़ा भी करते थे, भंगड़ा तो फेवरेट होता था ही, बट नागा डांस करते थे बच्चे। और हाँ मुझे मालूम है हमने एक बच्चों के लिए एक पूरा बनाया था, एक नर्सरी बच्चों के लिए, किंगडम ऑफ ड्रीम्स करके बोला था। और उन बच्चों को थ्रू डायलॉग डिलीवरी और म्यूजिक और डांस के साथ हम उनको इन द वर्ल्ड ऑफ द स्काई लेके गए, देन इन द वर्ल्ड ऑफ द सी लेके गए, एंड उसके थ्रू बच्चे बोल भी रहे हैं और कितनी चीजें वो सीखते हैं। और इसी तरीके से एक बार हमने डिफरेंट स्टेट्स के सॉन्ग्स और डांस किए थे। there's a lovely song by Usha Uttam ji. हाँ बिल्कुल। You know that where are you from and वो ड्रेस के साथ आती है। आई बिल्कुल थिंक एक वाइब्रेंस है मीरा मैम, जो मैं जरूर चाहूंगी कि स्कूल्स में जाए, क्योंकि ये सिर्फ एक एनुअल डे तक सीमित नहीं होना नहीं चाहिए। होना चाहिए। मैं मानती हूँ हम लोग प्रोपगेट करते थे कि आपकी रेगुलर क्लास असेंबलीज होनी चाहिए, राइट? तो उन क्लास असेंबलीज में आप रिप्रेजेंट करो। हाँ मुझे मालूम है, जिस स्कूल में मैं पढ़ा चुकी हूँ, डीपीएस आपने नाम सुना, और डीपीएस आर के पुरम, उस स्कूल में रेगुलर था कि क्लास असेंबलीज रेगुलर चलती थी। तो अगर A to F ग्रेड है तो सबसे पहले जिस ग्रेड जिस सेक्शन की बारी आएगी, सेक्शन ए, फिर B, C, एंड फिर रिपीट होता था। तो वहां पर जनरली जो स्कूल फंक्शंस होते हैं वो क्लास फंक्शंस होते थे। एनुअल फंक्शन भी नर्सरी का अलग होगा और किंडरगार्टन का अलग होगा, और क्लास असेंबलीज में भी ऐसे ही रखते थे हम। आई थिंक आई गो स्टेप फर्दर मीरा जी, मुझे ऐसा लगता है कि फंक्शन भी ना, हमारी क्लास फंक्शन ही ऐसे करे, एग्जैक्टली। मतलब मेरे हिसाब से पूरा फंक्शनिंग ऐसा हो। तो क्लास में ही होना तो चाहिए। हम, हाँ, फटाफट एक म्यूजिक लगा के 2 मिनट हम डांस कर ले, इट डजेंट मैटर 2 मिनट हो डांस। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक कहानी करती हूँ कि एक झाड़ू की कहानी होती है, जहाँ झाड़ू को कोई पटकता है और झाड़ू को बड़ा गुस्सा आ जाता है, तो फिर उसको तो हम उसको थाप से करते हैं कि झाड़ू को जोर से पटका, जोर से पटका, जोर से पटका, फिर झाड़ू को लगा बहुत ही झटका, बहुत ही झटका, बहुत ही झटका। झाड़ू ने सोचा मैं कितने काम आती हूँ, कैसा स्थान पाती हूँ, मैं कैसा स्थान पाती हूँ, चलो मैं छिप जाती हूँ, चलो मैं छिप जाती हूँ। झाड़ू छिपी झरोके के पीछे, झाड़ू छिपी झरोके के पीछे। फिर वहां पे सब लोग आए, उसने झाड़ू को बुलाया, ये सब। फिर झाड़ू नीचे आई, फिर दादाजी ने सबको समझाया झाड़ू आती है हमारे कितने का, इसको यहीं करने दो आराम। फिर जब यहाँ पे मजा शुरू होता है, हम उनको कहते हैं कि फिर उसने क्या किया, फिर उसने ठुमक ठुमक कर, ठुमक ठुमक कर सबको नाच के दिखाया, गोल 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 घूमकर नाच के दिखाया, पैर को था यूं, 1 2 3 ऐसे लगाया। तो हमने झाड़ू की कहानी शुरू करी, अच्छी खासी जड़ से झाड़ू थी, और हम उसको लेते 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 हमने ढोलक की थाप ले ली, हम डमरू ले लेते हैं। मैं एक बहुत ब्यूटीफुल, मैं देखती हूँ अगर मेरे आसपास कहीं मंजीरा दिखता है, मैं लेकर आती हूँ। मंजीरा तो बहुत ही हाँ देखिए ना, बहुत घंटी के जैसा। खूबसूरत, हाँ हाँ, एंड लाइक इन द सेंस कि अगर आप कहें झाड़ू देखो देखो आया झाड़ू देखो, एंड इवन
यस, अब आप देखो जो मंजीरा है जनरली कहाँ बजता है, राइट? डिवोशनल सॉन्ग्स में बजता है हाँ, but जनरली, मैं कहती हूँ वो लेकिन कोई किसी इम्प्रोवाइजेशन को किसी को बोलते हैं। जिस दिन किसी ने मुझे बोला ये तो मैडम, यू नो, आई टोल्ड देम, आई सेड क्योंकि आपने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को किसी चीज से जोड़ दिया जोड़ है। दिया। तो ये एंड वी से आर्ट इज अबाउट नॉट हैविंग बाउंड्रीज। Yes. तो आई थिंक वो एक चीज है जो हम हमारी दोनों, आई थिंक हम दोनों बहुत एक्साइटेड चीजों को तो लेकर। मुझे मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मुझे याद है आप जब ये सब डिस्कस करते हो तो हम जब आर्ट को क्लास में फंक्शन कराने की ही बात करते हैं, और हम शायद उस चीज के बारे में अवेयर नहीं है। लेकिन मुझे याद है जब हम बच्चों को ये पोएम कराते हैं ना, 5 little monkeys jumping on the bed, one fell down and broke his leg. Mama called the doctor. Doctor said, no more monkeys jumping on the bed. 4 little monkeys jumping on the, वहीं से क्या आता है बच्चों को? एक तो बैकवर्ड काउंटिंग आया। हाँ जी, रिदम सबसे इम्पोर्टेंट, रिदम। हम जो रिदम, बिल्कुल मेरा हम लोग को पास है, अगर हम आर्ट को असेसमेंट से फाउंडेशन पर जोड़े ना जोड़े या क्या करें, आप थोड़ा सा इस पे छोटी सी लाइट डालें और उसके बारे में हम बात फिर एक और किसी दिन आपको मिलके हम असेसमेंट्स पे बात करेंगे। ये हमारा कन्वर्सेशन होगा इमीडिएटली नहीं, लेकिन कुछ दिन बाद मीरा मैम एक्सेल करती हैं असेसमेंट्स में और हमारी जो टीम्स हैं उनकी मदद कर रही हैं, तो इनको इस चीज के लिए हम जरूर एक दफा और बुलाएंगे। बट आर्ट को लेकर छोटे बच्चों के साथ क्या करना चाहिए? सी मैं समझती हूँ छोटे बच्चों को लेकर आर्ट को हमको थोड़ा असेस करना चाहिए है, अगर ज्यादा नहीं। क्यों असेस करना चाहिए? वहीं से उनकी फाउंडेशन बनेगी। मैं वहीं से उनको असेस करना शुरू कर सकती हूँ इस बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ पे है। इस आर्ट स्टाइल से मैं उस बच्चे के कॉन्फिडेंस, जैसे करण की कहानी है, राइट? दिस इज, मैंने जब आर्ट को इंटीग्रेट कर रही हूँ क्लासरूम में, उसके थ्रू बच्चे क्या लर्न कर रहे हैं, क्या वो सही है, क्या वो दिशा सही है कि नहीं है, और अगर वो सही नहीं है तो मुझे पेडागोजी में क्या ट्वीक करना चाहिए। ये चीज बहुत जरूरी है। हम सिर्फ ब्लाइंडली भी नहीं आर्ट के थ्रू बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बिकॉज मुझे नहीं मालूम है कि वो किस समय जाके, आई विल नॉट यूज द वर्ड हार्म कर सकता है, बट कहाँ पे जाके उसके लिए एक स्टम्बलिंग ब्लॉक हो सकता है, राइट? वहां पे जाके अटक जाए बच्चा। हम नहीं चाहते हैं क्योंकि हर बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर एनईपी जो बोलता है या जो हम दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी पढ़ते हैं, अंडरलाइन उनका क्या फॉर्मूला है, वी हैव टू इंश्योर कि हर एक बच्चा सक्सेसफुल हो, एक्सेल नहीं करे, सक्सेसफुल हो, जो वो करना चाहता है उसका उसमें सक्सेसफुल हो। असेसमेंट करने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी बच्चे को चैलेंज ऐसा दे रहे हैं कि बच्चा वो अटक जाए। तो इसीलिए जब हम असेस भी करें, बहुत जरूरी है असेस करना, क्योंकि एज अ टीचर मेरे लिए ये बहुत जरूरी है जानना कि क्या मेरा ये जो मैं जिस चीज को मैं यूटिलाइज कर रही हूँ अपने क्लासरूम टीचिंग में, वो उससे फायदा हो रहा है या नहीं, और अगर नहीं हो रहा है तो मुझे इसके अंदर क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे अपने मेथोडोलॉजी को बदलने के लिए। आई थिंक आपने एक असेसमेंट आर्ट की बहुत बहुत सुंदर परिभाषा दी मैम। हम चाह रहे हैं कि ये जो प्रोग्राम्स हम रिकॉर्ड करते हैं, जो हम रखते हैं, जो हम, तो ये ना ही लाइव मतलब कोई देखे, लेकिन ये एक ऐसी चीज बन जाए जो रेफरेंस पॉइंट बन जाए। एग्जैक्टली। थिंक ये जो हमारे कॉन्वर्जेशंस है, इसलिए हम बहुत ज्यादा व्यूअरशिप या उस पर नहीं वरी करते। हम ये इस चीज पे ध्यान रखते हैं कि जो हमारे स्पीकर्स हैं, जो हमारे थॉट्स हैं, वो एक रेफरेंस पॉइंट बन जाए, ताकि अगर किसी को से ढूंढना हो तो वो ढूंढ के ये आधे घंटे में अपना छोटा सा एक सोल्यूशन पा ले। एंड हमारा आधा घंटा बिल्कुल डॉट पे नहीं, लेकिन थोड़े मिनट एक्स्ट्रा होके पूरा हुआ है। बट एंड आई वुड लाइक टू रियली थैंक यू। जैसे मैंने ऑडियंस को कहा कि हम मीरा मैम को दोबारा वापस लाएंगे और हम एक दिन पूरे दिन पूरा सेशन असेसमेंट पे करेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी एस्पेक्ट है लर्निंग का। मैं साइड पे हो गई थी क्योंकि ये छोटी सी बच्ची जो गा रही थी, हम इसको नहीं देख पा रहे थे, तो मैंने सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आर्ट को हमको देखना है। मीरा मैम।
थैंक यू सो मच सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। And next week is going to be a very interesting, another very, very interesting speaker. तो हम उसके बारे में आपको थोड़ा सा वेट करिए, और हम इतना खूबसूरत कनेक्शन बनता जा रहा है हर स्पीकर का हर स्पीकर से. So see you on a Thursday next to next. Bye bye. बाय बाय। Square, square, panda.